नमस्कार। टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट फंडामेंटल राइट्स ऑफ द इंडियन सिटीजन। आज हम हिंदी में बात करेंगे। आज नागरिकों के मूल अधिकार के बारे में बात करेंगे कि नागरिकों को संविधान द्वारा कितने मूल अधिकार दिए गए हैं। मेरे पास अभी मैंने पढ़ा है लक्ष्मीकांत भारत की राज व्यवस्था, जो यूपीएससी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट बुक है। इसको मैंने अभी पढ़ा है, तो इसकी वजह से मैंने कुछ नोट किया है। और मेरे पास एक और बुक है, मैं आज इसी में से बताऊंगा कि संविधान द्वारा भारत के नागरिकों को कितने मूल अधिकार दिए गए हैं। भारतीय संविधान के भाग 3 द्वारा 7 मूल अधिकार दिए गए थे जब संविधान बना था तब। लेकिन 44वें संवैधानिक संशोधन 1979 के तहत संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा गया था और उसी को लास्ट में मिला अनुच्छेद 31 में जोड़ दिया गया था संपत्ति के अधिकार को। और इस समय प्रेजेंट में भारत के नागरिकों के पास 6 मूल अधिकार हैं। जो संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार कुछ इस प्रकार है। पहला है समानता का अधिकार, इसमें अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है समानता का अधिकार। और दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार है। और तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। मैं अभी इन सबों के इन डेप्थ में जाके, जैसे समानता का अधिकार 14 से 18, अनुच्छेद 14 क्या है, अनुच्छेद 15 क्या है, अनुच्छेद 16 क्या है, अनुच्छेद 17 क्या है, अनुच्छेद 18, सभी के बारे में इन डिटेल बताता हूँ। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो अनुच्छेद 23 से 24 तक है। और चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अनुसार अनुच्छेद 25 से 28 तक है। और संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी जो अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 है। और 31 संपत्ति का अधिकार जो इसमें से कटा था, जो जब संविधान बना था तो अनुच्छेद संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 में चला गया, तो 30 तक हो गया संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। और अनुच्छेद 32 से संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब हम लोग पढ़ा जाते हैं कि समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से जो 18 था, अब उसमें क्या है। तो पहला है समानता के अधिकार में पहला अनुच्छेद 14 क्या है, कानून के समक्ष समानता। मतलब इस भारत देश में सभी नागरिकों को कानून के समक्ष, मतलब अपनी बातें करने के लिए सभी एक प्रकार है, कोई अमीर कोई गरीब, लेकिन कानून के समक्ष सब एक समान है। और अनुच्छेद 14 से कानून के समक्ष समानता, अनुच्छेद 14। और अनुच्छेद 15 सामाजिक समानता। अनुच्छेद 15 कहता है कि राज्य द्वारा धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर नागरिकों के प्रति जीवन में किसी तरीके से पक्षपात नहीं किया जाएगा। ये अनुच्छेद 15 है। और तीसरा है जो इसमें समानता के अधिकार में तीसरा है, और उसको कहते हैं कि अनुच्छेद 16, जैसे कहते हैं सरकारी पदों की प्राप्ति के लिए अवसर की समानता। जैसे सभी कोई इस समाज में सभी एक समान नहीं है, तो इसलिए सरकारी पदों की प्राप्ति के लिए सभी को अवसर की समानता एक कहता है अनुच्छेद 16। और अनुच्छेद 17 बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता मतलब जो छुआछूत कहते हैं, अस्पृश्यता का अंत, जैसे इंग्लिश में अनटचेबिलिटी कहते हैं। अस्पृश्यता का अनुच्छेद 17 है। इसमें कोई भी व्यक्ति किसी को छुआछूत की वजह से नहीं कर सकता और कहीं पर जाने से रोक नहीं सकता। इसमें अनुच्छेद 17 द्वारा अस्पृश्यता का अंत कर दिया है भारत में, और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध कर दिया जाएगा। और उसके समानता के अधिकार में लास्ट है अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 है उपाधियों का अंत। उपाधियां, लेकिन जैसे उपाधियां बस केवल भारत में 2 लोगों को दी जा सकती है। पहला जो शिक्षा से संबंधित हो, जैसे आपने डॉक्टर किया तो आपके नाम के आगे आप डॉक्टर लगा सकते हैं। जैसे आप शिक्षा संबंधित ले सकते हैं, जैसे कोई प्रोफेसर है तो प्रोफेसर लिख सकता है अपने नाम के आगे, शिक्षा में। और दूसरा सेना में कोई लेफ्टिनेंट कर्नल, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, ब्रिगेडियर, जिस पोस्ट पे वो अपने नाम के आगे लिख सकता है। इसके अलावा भारत में कोई भी व्यक्ति अपने नाम के आगे उर्फ लगा सकता है। उर्फ LIS, अंग्रेजी में कहते हैं LIS, वो अपने नाम के आगे लगा सकता है। इसलिए उपाधियों का अंत है इसमें। और अगर किसी व्यक्ति को विदेश से मिल जाता है, जैसे विराट कोहली का उदाहरण देते हैं, विराट कोहली सरकार, तो उनका जैसे ऑस्ट्रेलिया में किंग कोहली कहते हैं, सभी लोग कहते हैं किंग कोहली, लेकिन वो नाम के आगे अपने किंग नहीं लगा सकते। अगर उनको लगाना हो तो वो राष्ट्रपति उनको कहेगा कि आप लगा सकते हैं, राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होगा उनके लिए, तभी वो लगा सकते हैं। राष्ट्रपति अगर विदेश से कोई भी कोई मिला है कोई नाम उपाधि, तो राष्ट्रपति की आज्ञा के किसी उपाधि को स्वीकार कर सकता है। और अब दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लेख किया गया संविधान में। अनुच्छेद 19 सबसे अधिक महत्वपूर्ण है।
अनुच्छेद 19 द्वारा नागरिकों को 7 स्वतंत्रताएं प्रदान की गई थी अनुच्छेद 19 द्वारा। और छठी स्वतंत्रता और इनमें छठी स्वतंत्रता जो संपत्ति की स्वतंत्रता थी, 44वें संवैधानिक संशोधन एक था, उसमें जो मूल अधिकार था उसमें था संपत्ति का अधिकार, उसको हटा दिया गया। और इसमें अनुच्छेद 19 वाले में 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार के साथ साथ संपत्ति की स्वतंत्रता भी हटा दी गई है। अब नागरिकों को केवल 6 स्वतंत्रताएं हैं भारत में। पहला है विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अपना क्या विचार है, किसी के सामने कुछ भी आप कर सकते हैं। ये अनुच्छेद क्या है, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत ये 6 स्वतंत्रताएं हैं जो दी गई। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दूसरा है अस्त्र शस्त्र रहित शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता। जब भी आप देखते हैं कि दिल्ली में सभी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन उसमें अस्त्र शस्त्र जैसे कानून, कृषि कानून वाला जो था उसमें हुआ था प्रोटेस्ट, तो उसमें अगर आप अस्त्र शस्त्र लेंगे तो फिर आपका वो जो है सम्मेलन अच्छा नहीं रहेगा, सरकार उसको खत्म कर देगी, रद्द कर देगी। और तीसरा है समुदाय और संघ का निर्माण। कोई भी पार्टी आप कोई भी समुदाय अपना 4 लोग मिलके समुदाय बना सकते हैं, संगठन बना सकते हैं, उसमें आपकी स्वतंत्रता है। और चौथा है भ्रमण की स्वतंत्रता। आप भारत के किसी भी कोने में घूम सकते हैं, इसमें आपकी स्वतंत्रता है अनुच्छेद 19 के तहत। और चौथा 5वां है निवास की स्वतंत्रता। आप भारत के किसी भी कोने में, जैसे जब 2019 में अनुच्छेद 370 नहीं हटा था जम्मू कश्मीर में, तो आप वहाँ कुछ स्टेट थे लेकिन अब सब हट गया है। भारत में आप कहीं किसी भी जगह निवास कम करते हैं, जाके रह सकते हैं। और 6वां है व्यवसाय की स्वतंत्रता। हाँ, लेकिन इसमें जो था क्या नाम है, निवास की स्वतंत्रता। जैसे कुछ ट्राइबल क्षेत्र है किसी जनजाति का, तो उसमें आप नहीं जा सकते हैं। इसमें है अपवाद के तरीके से देख सकते हैं। भारत में उस जगह पे आप नहीं जा सकते जहाँ पे भारत का संविधान, कुछ भारत में तो कुछ ऐसे भी जगह है जहाँ पे भारत का संविधान लागू ही नहीं होता है। कुछ जैसे ट्राइबल है, जैसे अंडमान है, अंडमान में है कुछ टापू जिसमें भारत का संविधान लागू ही नहीं होता है, क्योंकि वो कहते हैं कॉन्सोलेटेड है, जिसमें भारत का संविधान लागू नहीं होता। और 6वां व्यवसाय की स्वतंत्रता। आप भारत के किसी भी कोने में आप व्यवसाय कर सकते हैं। अनुच्छेद 19 कंप्लीट हो गया। अनुच्छेद 20 की बात है। अनुच्छेद 20 में क्या है, कानून का उल्लंघन न होने तक दंड से स्वतंत्रता। जब तक आप कानून का उल्लंघन न होने तक आपको दंड से स्वतंत्रता है। कार्य किसी व्यक्ति को उस समय तक अपराधी नहीं ठहराया जा सकता जब तक कि उसने अपराध के समय में लागू किसी कानून का उल्लंघन न किया हो। इससे कानून के उल्लंघन न होने तक दंड से स्वतंत्रता। और अनुच्छेद 19 हो गया, जो स्वतंत्रता का छेद ये थे, 7वां हट गया था। और फिर उनके बाद 20 कानून के उल्लंघन न होने तक दंड से स्वतंत्रता। और 21 है जीवन और शरीर रक्षण का अधिकार। अनुच्छेद 21 में जीवन के अधिकार की मान्यता प्राप्त की गई। इसमें कहा गया है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण तथा शारीरिक स्वाधीनता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को छोड़कर अन्य किसी प्रकार से वंचित नहीं किया जा सकता। 44वें संवैधानिक संशोधन 1979 द्वारा जीवन और शारीरिक स्वाधीनता के अधिकार को और अधिक महत्व किया गया है। जब आपातकाल में भी जीवन और शारीरिक स्वाधीनता के अधिकार को समाप्त 1977 के टाइम 3-2 साल था आपातकाल, जो कांग्रेस सरकार की इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर जो थी इंदिरा गांधी, उन्होंने लगाया था आपातकाल। जब आपातकाल में भी जीवन और शारीरिक स्वाधीनता के अधिकार को समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता था। सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 की व्याख्या करते समय इस बात पर बल दिया कि जीवन के अधिकार का आशय है सम्मान के साथ जीवन का अधिकार, अतः इस अधिकार को आवास का अधिकार और रोजगार का अधिकार सम्मिलित है। अगर सभी नागरिकों के लिए इन अधिकारों की प्राप्ति भारतीय राज्य व्यवस्था का लक्ष्य होना चाहिए। मैं इसमें मेरे पास बुक है, मैं उससे भी समझा रहा हूँ। मैंने पढ़ा हुआ है तो उसका भी नोट्स बनाया। ये जो बुक है भारत की राज्य व्यवस्था, इसमें मैंने फंडामेंटल राइट पढ़ा हुआ है, तो उसी में से बता रहा हूँ। तो मैं आप लोगों से कांटेक्ट कर रहा हूँ। और बंदीकरण की अवस्था में अधिकार। अनुच्छेद 22 है कि बंदीकरण की अवस्था में आपके पास क्या क्या है। जब कोई व्यक्ति जेल में बंद हो गया तो उसके पास क्या क्या अधिकार है। उसमें अनुच्छेद 22 के द्वारा बंदी बनाए जाने वाले व्यक्ति का कुछ अधिकार प्रदान किए गए। इसमें कहा गया कि उसके अपराध के बारे में बंदी बनाने के कारणों को बताए बिना किसी व्यक्ति को अधिक समय तक बंदीगृह में नहीं रखा जाएगा। उसे वकील से परामर्श करने और अपने बचाव के लिए प्रबंधन करने का अधिकार होगा तथा बंदी बनाए जाने के बाद 24 घंटे के अंदर उसे निकटतम न्यायाधीश के सम्मुख उपस्थित किया जाएगा। अनुच्छेद 22 के द्वारा बंदी बनाए जाने वाले व्यक्तियों को जो अधिकार प्रदान किए गए हैं वे 2 प्रकार से अपराधियों पर लागू होते हैं। प्रथम, शत्रु देश के निवासियों पर, जो देश के निवासी हैं उन पे। और द्वितीय, निवारक निरोधक अधिनियम, इसे कहते हैं PDA, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के अंतर्गत गिरफ्तार
विरोधियों पर। और निवारक है प्रिवेंटिव डिटेंशन, इसको आप छोड़िए, ये बहुत लंबा हो जाएगा। हम लोग बस अनुच्छेद के बारे में जाएंगे। अनुच्छेद 22 कहता है कि बंदीकरण की अवस्था में अधिकार, जैसे कोई व्यक्ति जेल में बंद है तो उसके पास क्या क्या अधिकार है, वे अपने जब कोई पुलिस किसी व्यक्ति को पकड़ ले जाती है तो उसके पास क्या क्या अधिकार रहते हैं उस समय के बाद अनुच्छेद 22 कहता है। और अनुच्छेद 23 है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, भारत में सदियों किसी न किसी रूप में दास्ता मतलब दास बनाने की प्रथा विद्यमान रही है, जिसके अंतर्गत जमींदार और जमीन जागीरदार मजदूरों तथा किसानों ने जबरन बिगाड़ लेते थे और साहूकार ऋणग्रस्त व्यक्तियों के जीवन पर अधिकार कर लेते थे। इस प्रकार देवदासी प्रथा में स्त्रियों का शोषण किया जाता। संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 सभी नागरिकों को शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान कर उपयुक्त सभी स्थितियों को समाप्त करने का प्रयास किया है। इस संबंध में निम्न व्यवस्थाएं हैं। अनुच्छेद 23(1) क्या कहता है, मनुष्य के क्रय विक्रय पर बेगार पर रोक। जैसे बधुआ मजदूरी जिस प्रकार करते हैं उसी प्रकार है कि मनुष्य का क्रय विक्रय मतलब मनुष्य को बेचना, ये शोषण के विरुद्ध अधिकार है। और शोषण के विरुद्ध तीसरा था ना, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 है। अनुच्छेद 24 अनुच्छेद 23 में कहता है कि मनुष्य के क्रय विक्रय और बेगार पर रोक, मतलब किसी को आप खरीद के पता चला कि आपका बहुत बड़ा बिजनेस है स्विट्जरलैंड में, जैसे हिंदुजा ग्रुप के मालिक थे जो 4 लोग जेल में बंद है क्योंकि यहाँ से उन लोगों को ले जाते थे और भारत के जैसे 10,000 रुपया महीना कमाते हैं वहाँ स्विट्जरलैंड में ले जाते थे, 10,000 रुपया का काम करते थे। जब इन लोगों को पता चला तो इन लोगों सभी लोग को जेल हुआ है। बंधुआ मजदूरी जिस प्रकार से कर सकते हैं। और अनुच्छेद 24 कहता है कि बच्चों को कारखानों और खानों, जैसे कोई खान कहाँ से कोयला निकल रहा है, कहाँ से सोना की खुदाई चल रही है, वहाँ पे बच्चों को नौकर रखने का निषेध है। अनुच्छेद 24 कहता है अगर आप किसी बच्चों को देखते हैं कि किसी जगह काम कर रहा है, कोई जैसे यूपी बिहार में होता है कि मजदूरी कराते हैं, 18 साल से कम बच्चा है, बच्चा का मान लीजिए 14 साल से, हाँ इतना बच्चा तो उसे मजदूरी कराया जा रहा है पैसे कमाने के लिए घर वाले, तो उस पर आप केस कर सकते हैं अनुच्छेद 24 के अंतर्गत। लेकिन हाँ, अगर कोई लड़का दुकान पे, जैसे छोटा दुकान है, किसी का परचून कर सकते हैं, परचून का दुकान है, उस पर कर रहा है काम, तो आप जाकर कहेंगे कि तुम कर रहे हो, काम कर रहे हो, तुम्हारा ये अधिकार नहीं है, तुम्हें को देगा 4 थप्पड़ा। क्या बदे देगा कि भैया वो अपने परिवार में अपना का हाथ बटा रहा है, वो किसी खतरनाक जगह पे काम नहीं कर रहा है, तो ठीक है। और इसमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद, ये चौथा भाग है ना, समानता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध अधिकार, और चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो जैसे आपने अपने धर्म करने की अलग बात है। अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में आता है। अनुच्छेद 25 कहता है धार्मिक आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता, आप अपने धर्म को प्रचार प्रसार कर सकते हैं, अनुच्छेद 25 कहता है। अनुच्छेद 26 कहता है कि धार्मिक मामलों में प्रबंधन की स्वतंत्रता, जैसे आप जैसे हिंदुओं में देखते हैं, हिंदू भाई बहनों में ये जो दशहरा होता है, होली होता है, तो इसमें जो प्रबंधन रहता है वो आपको खुद करना पड़ता रहता है। अनुच्छेद 26 धार्मिक मामलों का प्रबंधन की स्वतंत्रता, जैसे द्वारा सभी धर्मों के अनुयायियों का यह अधिकार दिया गया है कि वे धार्मिक और परोपकारी कार्यों के लिए संस्थाएं बना सकेंगे, उनका संचालन कर सकेंगे और अपने धार्मिक मामलों का प्रबंध कर सकेंगे, चल और अचल संपत्ति अर्जित कर सकेंगे और धार्मिक संस्थाओं की संपत्ति का प्रबंध राज्य के कानूनों के अनुसार कर सकेंगे। जैसे RSS देख लीजिए, हिंदू धर्म का जो करते हैं कि RSS ने विश्व हिंदू परिषद एंड बजरंग दल, ये लोग कई जो हिंदुओं के लिए, मुस्लिमों के लिए, जैसे मुस्लिमों की एक पार्टी है, क्या नाम है वहाँ पे हैदराबाद में, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिम लीग, AIMIM, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिम लीग, ये उनके जो फाउंडर हैं, फाउंडर नहीं कर सकते, जो उनके मेन लीड में इस समय क्या नाम है, असादुद्दीन ओवैसी जो है, वो भी उनका पार्टी है। अपना धार्मिक कर सकते हैं, जब उनका नाम है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिम लीग कर सकते हैं। और ये अनुच्छेद 26 था धार्मिक मामलों का प्रबंध की स्वतंत्रता। और अनुच्छेद 27 से धार्मिक कार्यों के लिए व्यय की जाने वाली राशि से कर की मुक्ति। और अनुच्छेद 28 शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा प्राप्त करने या न करने की स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 28 हो गया। अनुच्छेद 29 और 30। अनुच्छेद 29 कहता है कि संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, इसमें अनुच्छेद 29 कहता है कि अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति सुरक्षित रखने का अधिकार है। अल्पसंख्यक मतलब जिसकी संख्या कम हो, जैसे भारत में आ सकते हैं मुस्लिम, आ सकते हैं जैन, आ सकते हैं बुद्ध, आ सकते हैं पारसी, आ सकते हैं, जो इस प्रकार से जिनकी संख्या कम है। जैसे पाकिस्तान में आ सकते हैं
जो बलोच हैं, बलोच, सिंधी, हिंदू, ये लोग हैं, ये लोग अल्पसंख्यक है, जिनकी संख्या उस देश में कम है तो उसे अल्पसंख्यक कहते हैं। अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी भाषा, ये भारत में दिया गया कि अनुच्छेद 29 के तहत अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति सुरक्षित रखने का अधिकार है। और अनुच्छेद 30 कहता है कि अल्पसंख्यक वर्गों को शिक्षण संस्थाओं, स्थापना व प्रशासन का अधिकार है उनके पास। अनुच्छेद 29 के तहत, अनुच्छेद 30 माफ कीजिए, अनुच्छेद 30 कहता है कि अल्पसंख्यक वर्गों के शिक्षण संस्थानों की स्थापना व प्रशासन का अधिकार है। अनुच्छेद 30 के अनुसार धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना तथा उसके प्रशासन का अधिकार होगा। जैसे मुस्लिमों में कह सकते हैं कि क्या रहता है यार, उनका नाम मेरे नहीं आ रहा है मुझ पे, क्या नाम है यार, जो कहाँ पढ़ते हैं लोग, चलिए आएगा तो मैं बता दूंगा। अनुच्छेद 21 बता देगा संपत्ति का अधिकार, जो भाग 3 के जब देश आजाद हुआ था 44वें संवैधानिक संशोधन 1979 के तहत निकाल के फेंक दिया गया था संपत्ति के अधिकार को, उसको अनुच्छेद 21 में रख दिया गया है। तो अभी अनुच्छेद 32 बता देंगे, फिर उसके बाद अनुच्छेद 31 संपत्ति के अधिकार को भी बता देंगे। अनुच्छेद 32 में कहा गया है कि संविधान के मूल अधिकारों का उल्लेख से अधिक महत्वपूर्ण बात उन्हें क्रियान्वित करने की व्यवस्था है, जिसके बिना मूल अधिकार अर्थहीन सिद्ध हो सकते हैं। संविधान निर्माताओं ने इस उद्देश्य से संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भी संविधान में स्थान दिया है, जिसका तात्पर्य है कि नागरिक मूल अधिकारों को लागू करवाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में सलाह, जैसे आप पर कोई मतलब कुछ हो गया तो आप जा सकते हैं वहां पर उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। उसके लिए कैसे, किस प्रकार से वो है, क्या है, क्या कर सकते हैं यार, करवाने के लिए नागरिकों को मूल अधिकार लागू करवाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय की सलाह ले सकते हैं। इन न्यायालयों के द्वारा व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित पूर्ण कानूनों में कार्यपालिका के कार्यों का अवैधानिक घोषित कर दिया जाएगा, जो मूल अधिकारों के विरुद्ध संवैधानिक उपचारों के अधिकार का महत्व की दृष्टि में रखते हुए डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा है कि संविधान की हृदय तथा आत्मा है। तो उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों के नागरिकों को मूल अधिकार, इसमें 5 प्रकार के लेख जारी किए हैं कि इस प्रकार से आप जाएंगे तो वहाँ पे मांग सकते हैं। इस तरीके से अपनी जो सजा है उसको कम करने के लिए एक प्रयास करते हैं। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण को इंग्लिश में हेबियस कॉर्पस कहते हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए यह लेख सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यह उस व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी किया जाता है कि जो समझता है कि उसे अवैध रूप से बंदी बनाया गया है। इसके द्वारा न्यायालय बंदीकरण करने वाले अधिकारी को आदेश देता है कि वह बंदी बनाए गए व्यक्ति को निश्चित समय और स्थान पर उपस्थित करे, जिससे न्यायालय बंदी बनाए जाने के कारण विचार कर सके। जैसे आपको जैसे आप राजनेता नेता है, जैसे आप पॉलिटिकल पार्टी से लड़े हैं, कोई विपक्षी पार्टी वाला या कोई पार्टी वाला पकड़ के आपको फंसा कर जेल में आप बंद हो गए हैं, तो उसमें आप माननीय सुप्रीम कोर्ट से हेबियस कॉर्पस की तरफ से आप अपनी प्रार्थना को दे सकते हैं। दूसरा है परमादेश। परमादेश को अंग्रेजी में मैंडेमस कहते हैं। परमादेश का लेख उस समय जारी किया जाता है जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वाह नहीं करता है। इस प्रकार की आज्ञा पत्र के आधार पर पदाधिकारी को उसके कर्तव्य पालन का आदेश जारी करता है। जैसे इसमें हम बता सकते हैं परमादेश क्या होता है। जैसे आप नॉर्मल है, कोई आपके बगल वाला या कोई मतलब आपका पड़ोसी आपको फंसा दिया जेल में, आप पैसा दे दिया उसको, जो वहाँ पे जो आपके थाने पे पुलिस है उसको पैसा दे दिया और वो गया। आपको अभी पढ़े थे कि अनुच्छेद शायद 22 था, 22 कि आपको 24 घंटे के अंदर में मजिस्ट्रेट के सामने, जिला न्यायालय के सामने आपको प्रस्तुत करना है, लेकिन वो नहीं किया। आपका केस बढ़ता गया 24 घंटे के अंदर, 2-3 दिन तक बंद के फिर आप आ गए घर, छोड़ के 3 दिन बाद ले गया नहीं, उसके लिए आप माननीय हाई कोर्ट में भी जाके आप मैंडेमस परमादेश का रेट जारी करवा देते हैं, तो जिसकी वजह से हाई कोर्ट परमादेश जारी करेगा, जिसकी वजह से उसकी औकात समझ में आ जाएगी जो वहाँ पे पुलिस था। और ये था दूसरा, इसमें अनुच्छेद 32 के अंतर्गत दूसरा है बंदी प्रत्यक्षीकरण हो गया, परमादेश समझ में आ गया। और तीसरा है प्रतिषेध को प्रोहिबिशन कहते हैं अंग्रेजी में। यह आज्ञा पत्र सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय द्वारा निम्न न्यायालयों तथा अर्ध न्यायिक न्यायाधिकरणों को जारी करते हुए उन्हें आदेश दिया जाता है कि वे इन मामलों में अपने यहाँ कार्यवाही को स्थगित कर दें, क्योंकि यह मामला उनके अधिकार क्षेत्र के बाहर है। जैसे में कोई आपका केस जैसे जंगल को लेकर या शिक्षा को लेकर, और जैसे नीट का मामला चल रहा है, तो इसमें पता चला कि सुप्रीम कोर्ट नहीं, कोई हाई कोर्ट है, अपना लड़ रहा है, कोई गया और सिद्ध कर दिया कि नहीं, नीट के पेपर नहीं लीक हुआ था। तो सुप्रीम कोर्ट पे गया वही आदमी, कहा कि ऐसे हो गया,
तो सुप्रीम कोर्ट का नहीं, तो उसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट रीट जारी कर सकता है हाई कोर्ट को प्रतिषेध के द्वारा, प्रोहिबिशन तो कि आपके दायरे में नहीं आता है, कृपया उठा के हमको फेंकिए, तो उन हटा देता है। और चौथा है उत्प्रेक्षण, कर्टिसियरी कहते हैं, कर्टिसियरी उत्प्रेषण। चौथा, उत्प्रेषण के अंतर्गत बड़ा न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय को निर्णय को निरस्त कर देता है ऐसे मामले, यदि ऐसे मामले में अधीनस्थ न्यायालय को अपने क्षेत्राधिकार का उल्लंघन किया हो। ये भी समझ लेंगे आप। पांचवा, अधिकार पेक्षा, क्यों वारंटो, क्यों वारंटो अधिकार पेक्षा कहते हैं जब कोई व्यक्ति ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करने लगता है जिसके रूप में कार्य करने का उसे वैधानिक रूप से अधिकार नहीं है तो न्यायालय अधिकार परीक्षा के द्वारा उस व्यक्ति से प्रश्न पूछता है कि किस आधार पर इस पद पर कार्य कर रहा है। जब तक इस प्रश्न का संतोषजनक उत्तर नहीं देता वह कार्य नहीं कर सकता। आप समझ गए होंगे, जैसे कोई व्यक्ति है, चलिए आपके यहाँ जैसे आपके जिले के जिलाधिकारी महोदय हैं, जिलाधिकारी बहुत ऊपर पोस्ट हो जाएगा, उनसे नीचे आते हैं जिनका काम आप जानते हो, जैसे कि सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हो, जो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर काम करे तो आप जाए हाई कोर्ट में कहे कि भैया ये जो है सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस फलाना जगह का ऐसा ऐसा काम करे, तो वहाँ पे हाई कोर्ट का रिट जारी होगा क्यों वारंटों के द्वारा से, और उनसे पूछा जाएगा कि आप भैया ये काहे काम कर रहे थे, जिसकी वजह से उनको लटका दिया जाएगा जब तक संतोषजनक आंसर नहीं मिलेगा। पहली बात की चाहे कोई पुलिस हो चाहे आम नागरिक हो, पुलिस की इतनी हिम्मत नहीं कि वो वकील या वहाँ पे जाके इतना उनके पास क्षमता, वो सब सही से बोल देते हैं, उनकी उतना औकात ही नहीं होती है। इसमें कुछ और है, जैसे कि व्यक्तियों द्वारा साधारण परिस्थितियों में ही न्यायालय की शरण लेकर अपने मूल अधिकारियों की रक्षा की जा सकती है, लेकिन युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह जैसी परिस्थितियों में जबकि राष्ट्रपति के द्वारा संकट काल की घोषणा कर दी गई हो, मूल अधिकारों की रक्षा के लिए कोई व्यक्ति किसी न्यायालय से प्रार्थना नहीं कर सकेगा। इस प्रकार संविधान के द्वारा संकट काल में नागरिकों के मूल अधिकारों की स्थगित करने की व्यवस्था की गई है। संकट काल में भी अनुच्छेद 21 द्वारा प्रदत्त जीवन और शारीरिक स्वाधीनता के अधिकार को समाप्त या सीमित नहीं किया जाता। अनुच्छेद 21 में फिर से बता देता हूँ, जीवन और शरीर रक्षण का अधिकार, जिसमें आप चाहे देश में इमरजेंसी लग जाए, ये भारत के नागरिकों के लिए है, विदेशी किसी नागरिक के लिए नहीं है। तो उनके पास अपने जीवन और शरीर रक्षण का अधिकार है अनुच्छेद 21। इसमें भी जब आदेश में चाहे इमरजेंसी लग जाए या कुछ भी लग जाए, वो स्थगित नहीं हो सकता। अब हम लोग बात करेंगे जो संपत्ति का अधिकार निकाल के फेंका गया था 44वें संवैधानिक संशोधन 1979 के तहत, हम आज लोग उसके बारे में बात करेंगे। अनुच्छेद 21 संपत्ति का अधिकार, भारतीय नागरिकों को वर्तमान समय में संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार के रूप में प्राप्त नहीं है, लेकिन 1978 तक संपत्ति का अधिकार 1978 तक, जो 1979 में 44वें संवैधानिक संशोधन आ गया था, 1978 तक संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार के रूप में प्राप्त था। 1950 से लेकर 1978 तक इस अधिकार के संबंध में अनेक संवैधानिक संशोधन हुए। यह अधिकार बहुत अधिक विवाद का विषय रहा। भारतीय संविधान में सार्वजनिक कल्याण की दृष्टि से रखते हुए व्यक्तिगत संपत्ति का अधिकार, उस पर नियंत्रण की आवश्यकता में संतुलन स्थापित किया गया। अनुच्छेद 31 में घोषित किया गया कि किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से उस समय तक वंचित नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसा करने के लिए विधि प्राधिकरण अथॉरिटी ऑफ लॉ प्राप्त न कर लिया जाए और क्षतिपूर्वक की व्यवस्था न कर दी जाए। संपत्ति के अधिकारों को मूल अधिकार से हटाए जाने का कारण था कि संपत्ति के अधिकार के कुछ प्रावधान तथा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई उनकी व्याख्याएं आर्थिक सामाजिक न्याय के लक्ष्य की प्राप्ति के बाधक प्रतीत हो रही थी। विशेष रूप से संपत्ति के मूल अधिकार से संबंधित प्रावधान भूमि सुधार कानून क्रियान्वित अर्थात भूमि सुधार कार्यक्रमों में रुकावट उत्पन्न कर रहे थे। अर्थात पहले तो संपत्ति का अधिकार को सीमित करने के लिए संविधान ने ये संशोधन किए गए। प्रथम संशोधन जो हुआ था 1951 में हुआ था, चतुर्थ संशोधन 1995 में। चलिए इतना ही है। सूचना का अधिकार जो RTI से आप किसी सरकार से कुछ भी पूछ सकते हैं, सरकार एग्जैक्ट आपको बताएगी, उसमें आपको RTI डालना पड़ेगा, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, ये कांग्रेस सरकार में लाई थी 2005 में। RTI क्या होता है? सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में आ गया था। नागरिकों को एक RTI की वजह से जो ये हुआ है, क्या नाम है इसका, अभी हाल ही में हुआ था यार, इलेक्टोरल बॉन्ड को इसीलिए
स्थगित कर दिया क्योंकि आरटीआई का उल्लंघन कर रही थी, क्योंकि व्यक्ति को पता ही नहीं चला था किस पार्टी को किसने कहाँ से कितने रुपए दिए हैं। इसी वजह से आरटीआई का उल्लंघन और सोचने के अधिकार को, क्योंकि भारत में सभी व्यक्तियों को जानने का अधिकार अभी था ना पीछे, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। तो अभी मैं बता रहा हूँ सूचना का अधिकार 2005 क्या था। नागरिक मूल अधिकारों का व्यवहार में अधिकाधिक संभव सीमा तक उपभोग कर सकते हैं। इस दृष्टि से उन्हें शासन से सभी आवश्यकताएं सूचनाएं प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए। अतः सूचना का अधिकार कोई आवश्यकता अनुभव करते हुए 2002 में सूचना की स्वतंत्रता का विधेयक पारित किया गया। सूचना का स्वतंत्रता का विधेयक पारित किया गया था। इस विधेयक में कुछ कमियां थी, अतः सूचना अधिकार अधिनियम 2005 अपनाया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत आम नागरिकों को केंद्र सरकार, राज्य सरकार, पंचायती संस्थाओं तथा सरकारी अनुदान प्राप्त करने वाली संस्थाओं से सूचना प्राप्त करने का अधिकार होगा। सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया अधिनियम में निर्धारित की गई है, जो पर्याप्त सरल, सुगम व समयबद्ध है। निर्धारित समय के भीतर वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने में विफल रहने वाले अधिकारियों के खिलाफ कड़े दंड का प्रावधान अधिनियम में किया गया है। कुछ विभागों के अधिनियम में प्रावधानों से छूट भी प्रदान की गई है। 12 अक्टूबर 2005 से सूचना का अधिकार अधिनियम लागू कर दिया गया था तथा इस अधिकार का सही रूप से क्रियान्वित हेतु केंद्र सरकार ने 5 संसदीय सदस्यीय केंद्रीय सूचना आयोग गठित किया। यदि इस कानून का सही रूप से क्रियान्वित हो पाते तो इससे सरकारी कामकाज की पारदर्शिता आएगी, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा तथा नागरिकों को अपने अधिकार के उपभोग तथा कर्तव्यों की रक्षा अधिक अच्छे प्रकार से कर सकेंगे। तो खत्म, सब आपको बता दिया कि ऐसे आपको फिर अब बता देते हैं कि नागरिकों के मूल अधिकार भारतीय संविधान के तहत कितने हैं। पहला था समानता का अधिकार। समानता का अधिकार था अनुच्छेद 1 बुक। इसी बुक की वजह से मैं आप लोगों को बता पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने 7-8 घंटा अच्छे से पढ़ा इस बुक को। इसके बारे में एक और मेरे पास क्लास 12 की बुक है, इसको मैंने पढ़ा अच्छे तरीके से, लेकिन इसमें इसका महत्वपूर्ण योगदान रहा भारत की राज्य व्यवस्था। एम लक्ष्मीकांत बुक है, बहुत महत्वपूर्ण साथ दिया मेरा। देखा, चलिए रिवाइज कर देता हूँ आपको। संविधान द्वारा मूल अधिकार में जो प्रदत्त मूल अधिकार भारतीय नागरिकों को, पहला था समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद जो था 19 से 22। और तीसरा था शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24। तो 14 से 18 हो गया, 19 से 22 हो गया, 23 से 24 हो गया शोषण के विरुद्ध अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 और 25 से 28 हो गया। 29 से 30 है संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार। और अनुच्छेद 31 से संपत्ति का अधिकार, जो चेंज कर दिया गया है 84 संवैधानिक संशोधन द्वारा। संवैधानिक संशोधन को CAA कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। जैसे CAA NRC आप सुनते हैं ना, CAA का मतलब होता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, संवैधानिक संशोधन नियम, एक्ट मतलब नियम। और अनुच्छेद 32 से संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो धन्यवाद, ये खत्म हो गया। अब अगला टॉपिक मैं देखिए क्या लेता हूँ। अब आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं बता दूंगा देश में कैसे चुनाव होते हैं, कैसे प्रधानमंत्री बना जाता है। यदि कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री का पद, अगर प्रधानमंत्री की जो प्रधानमंत्री बनने के योग्य है, जो अभी पिछली सरकार में प्रधानमंत्री था, अगर वो अपना लोकसभा का सीट हार जाए तो कैसे प्रधानमंत्री बन सकता है, न कि नहीं बन सकता है, मैं बता दूंगा कि इस सब के बारे में अच्छे तरीके से आपकी सोशल जानकारी के लिए मैं सब वीडियो बना दूंगा। धन्यवाद।